हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। आज के इस लेक्चर में हम जिवाजी यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे हर एक क्वेश्चन का कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरीके से हर एक क्वेश्चन का आपको लेआउट किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको ट्रिक्स क्या होंगे, कॉन्सेप्ट क्या यूज करने हैं, आपको डिटेल में एक एक चीज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो एंड तक जरूर देखना है इस वीडियो को। और साथ ही साथ आप सभी को पता है जिवाजी यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है आपका, ये 31 मार्च के दिन कंडक्ट करवाया गया है। तो 31 मार्च 2024 के दिन आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, तो जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका पेपर का पार्ट 1 होता है। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हमको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको पासिंग गारंटी, यानी हम एक एक स्टूडेंट को इतना प्रिपेयर करवा देंगे कि एटलीस्ट पास होने की आपको पासिंग मार्क्स तक हम आपको पहुंचा देंगे, यानी आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। तो जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि आपके पेपर का पार्ट 1 होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स जिसमें थ्योरी, एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। देन मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हर एक मॉक टेस्ट में 40 से 50 एमसीक्यूज हमने कवर कर रखा है, तो उस तरीके से आपके 400 to 500 एमसीक्यूज यहाँ पर कवर हो जाते हैं। देन नोट्स, काफी सिंपल फॉर्म में नोट्स हमने आपके लिए डिजाइन कर रखा है, जिससे कि आप काफी सारे चीजें, काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड हो जाए। सिर्फ एक बार अगर आप रीड करते हो तो आपको नोट समझ में आ जाता है। देन 1500 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ, जिसमें हमने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। वहां से ही आपको ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी सारी यूनिवर्सिटीज के भी कवर कर रखा है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। तो ये सारा कंटेंट बाइलिंगुअल लैंग्वेज यानी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस में आपको देखने मिलेगा, विद 100% पासिंग गारंटी, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन उसी के साथ साथ पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका फुल सिलेबस हम कवर करवाएंगे, जिसमें आपको नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये पेपर 2 में भी हम आपको ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए पेपर 2 का हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। आपका फुल सिलेबस हम आपका कवर करवाएंगे फॉर पेपर 2। तो जिसके लिए आपको अगेन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या फिर आप हमारे ऐप पर भी विजिट कर सकते हो पेपर 2 के भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस करने के लिए, जिसमें आपको डेमो लेक्चर्स भी मिल जाता है। तो दैट्स इट। जल्द से जल्द हम आपके एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से शोध के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन रिसर्च? इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसकी शोध में आवश्यकता होती है। मतलब दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी शोध में रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी आपकी जो रिसर्च है उसमें उसकी जरूरत होती है। सो हम एक एक कर सारे विकल्प देखेंगे, एक एक कर सारे ऑप्शंस देखेंगे और पता लगाएंगे कि रिसर्च में किस चीज की, किस ऑप्शन की रिक्वायरमेंट होती है और आपके शोध में किस चीज की आवश्यकता होती है। सो पहले हम ऑप्शन ए देखेंगे, इमेजिनरी व्यू, जिसे हम कहते हैं कल्पनात्मक दृष्टिकोण। तो कल्पनात्मक दृष्टिकोण क्या होता है, इमेजिनरी व्यू क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने कुछ इमेजिन कर लिया जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपने इमेजिन कर लिया। जैसे कोई स्पाइडरमैन की स्टोरी है, ये इमेजिन के बेसिस पर बनी है। आपने कुछ इमेजिन कर लिया जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। सो याद रखिएगा, रिसर्च हम ऐसे चीजों पे करते हैं जो रियल में एग्जिस्ट कर रहा हो, जिसको आप आपकी जो लाइफ है उस पर अप्लाई कर सकते हो, लोगों पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे किसी ड्रग्स पर रिसर्च की जा सकती है, कोई इकोनॉमिक पर, कोई सोशल पॉइंट पर रिसर्च की जा सकती है, लोगों के लिए कुछ भला हो सके, ऐसे टॉपिक पर जो लोगों के लिए यूजफुल हो सके, उस पर रिसर्च की जा सकती है। इमेजिनरी व्यू पर रिसर्च नहीं हो सकती है, मतलब आपके जो कल्पनात्मक दृष्टिकोण है, इस पर आप रिसर्च शोध नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे स्पाइडरमैन की स्टोरी, ये तो बस इमेजिनेशन के बेसिस पर बनाई गई थी, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। सो इस चीज पर शोध नहीं की जा सकती, शोध में इस चीज की आवश्यकता नहीं होती है, इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प है इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा।
उसी तरीके से विकल्प बी नरेशन, नरेशन जिसे हम कहते हैं अभिकथन। तो नरेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी है, राइटर क्या करता है उस स्टोरी को एक्सप्लेन करता है। सो रिसर्च में हम हमारा जो रिसर्च टॉपिक होता है उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बल्कि हम बताते हैं कि हम किस तरीके से उस प्रॉब्लम को, उस टॉपिक को हम सॉल्व करने वाले हैं, किस तरीके से हम उस पर रिसर्च करने वाले हैं, किस तरीके से वो लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, उसका बेनिफिट क्या होगा सोसाइटी के लिए। तो ये हम देखते हैं रिसर्च में बेसिकली। यहाँ पर आप रिसर्च को नरेट नहीं करोगे, उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प भी है ये भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी देखेंगे अब हम, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जिसे हम कहते हैं मानवीकरण। अब पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण होता क्या है, मतलब आप जो लिविंग थिंग है उनकी क्वालिटी आप गैर जीवित चीजों को बता देते हो। जैसे जीवित चीजें जैसे हो सकते हैं, जैसे हम हैं ह्यूमन बींग्स, वॉक करते हैं, मतलब हम लोग चल सकते हैं, तो आप ये नहीं कहोगे कि आपकी जो जमीन है ये चल सकती है। सो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि आप कहते हो कि जमीन चल सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण के तौर पर हम लेंगे तो हम ये कहेंगे कि जमीन चल सकती है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स के जो भी क्वालिटी है हम नॉन लिविंग थिंग को अप्लाई कर रहे हैं। मतलब जीवित चीजों के जो भी क्वालिटी होंगे, उनके जो भी फीचर्स होंगे, हम गैर जीवित चीजों पर अप्लाई कर रहे हैं। सो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। सो रिसर्च में इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। रिसर्च में नॉन लिविंग थिंग के बारे में ऐसा हम नहीं कह सकते, इस पर रिसर्च नहीं हो सकती है। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये भी गलत हो जाएगा। पर्सोनिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन रिसर्च। मानवीकरण ये आपके शोध की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है ये सही हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब आलोचनात्मक अन्वेषण। मतलब क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है, बहुत क्रिटिकल वे में आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप एकदम ध्यान से इन्वेस्टिगेशन करोगे। आपका जो भी रिसर्च का टॉपिक होगा, आपका जो भी रिसर्च का एम होगा कि आप इस तरीके से रिसर्च करने वाले हो, उस प्रॉब्लम का, आपका जो भी रिसर्च टॉपिक है उस प्रॉब्लम का आप किस तरीके से सॉल्व करने वाले हो, उसका आप किस तरीके से उसका उस समस्या का किस तरीके से आप हल निकालने वाले हो, इस तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, उसको बारीकी से देखते हो और आप उस प्रॉब्लम का हल निकाल लेते हो, उसका सोल्यूशन निकाल लेते हो। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। मतलब आपकी जो शोध होती है, शोध में आलोचनात्मक अन्वेषण आवश्यकता होती है। मतलब आपके रिसर्च में क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन बहुत रिक्वायर्ड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो यहाँ पर आप रिसर्च किस तरीके से करोगे, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करोगे आपके रिसर्च में। सो यहाँ पर आपका विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैच टेबल ए विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस इन टेबल बी। टेबल ए को टेबल बी में सबसे उपयुक्त विकल्पों को साथ सुमेलित कीजिए। सो इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि हमें टेबल ए गिवन है और टेबल बी दिया गया है। सो टेबल ए में हमें कुछ रिसर्च की डेफिनेशंस दी गई है, मतलब टेबल ए में हमें कुछ अनुसंधान की परिभाषा दी गई है और हमें टेबल बी से उसको प्रॉपर मैच करना है और देखना है कि हमें किस किस रिसर्च की डेफिनेशन दी गई है, हमें उसकी प्रॉपर जोड़ियां लगानी है। मतलब टेबल ए में हमें कुछ रिसर्च से रिलेटेड डेफिनेशन दी गई है, हमें उसे टेबल बी के साथ प्रॉपर मैच करना है। सो हम टेबल ए पहले देखते हैं और उसको टेबल बी के साथ मैच करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। टेबल ए का फर्स्ट पॉइंट हमें गिवन है, रिसर्च इज एम्ड एट फाइंडिंग सोल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम सोसाइटी इज फेसिंग। सो यहाँ पर हमें यह दिया गया है कि एक रिसर्च है, उस रिसर्च का एम ये है, मतलब उस रिसर्च का, उस अनुसंधान का उद्देश्य ये है कि समाज में किसी प्रॉब्लम का फेस कर रहे हैं लोग, मतलब समाज में समाज के सामने आने वाली तत्काल समस्या का समाधान खोज रहे हैं। मतलब समाज में एक ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो कि इमीडिएट प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का हमें इमीडिएट समाधान निकालना है। तो यहाँ पर किस चीज की हमें प्रॉब्लम है, किस चीज के समाधान यहाँ पर है, हमें सोसाइटी से लेकर। तो यहाँ पर हमें मेंशन किया गया है कि सोसाइटी से लेकर कुछ प्रॉब्लम है, मतलब आपके जो समाज है, समाज के सामने आने वाली कुछ तत्काल समस्या है, तो उसका समाधान हमें खोजना है। तो याद रखिए यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम बताया गया है, जो हमें समस्या बताई गई है, वो समस्या भी हमें बताई गई जो कि एक स्पेसिफिक समस्या है जो कि सोसाइटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कभी भी आपको क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है,
प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है और वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, तो उसे सॉल्व करने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का यूज करेंगे। याद रखिए, हमें अप्लाइड रिसर्च का यूज करेंगे, मतलब व्यवहारिक शोध का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, उस मतलब आपका जो पॉइंट ए दिया गया है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट डी। मतलब आपका जो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया गया है इसका सही मैच हो जाएगा पॉइंट डी। उसी तरीके से पॉइंट टू, रिसर्च एम एट गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज सेक, मतलब एक रिसर्च है जिसका एम है, रिसर्च इसका उद्देश्य ये है कि हम नॉलेज को गैदर करें, मतलब ज्ञान को इकट्ठा करें, और ताकि जो रिसर्चर्स हैं और ताकि जो भी लोग हैं वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सके, नॉलेज से यानी नॉलेज को इंक्रीज करना नॉलेज के लिए। तो ऐसे अनुसंधान जिसका उद्देश्य ये है कि हम जिसमें ज्ञान को इकट्ठा करें और उसका उद्देश्य ये भी है कि ज्ञान के खातिर हम वो रिसर्च परफॉर्म करें। सो वो रिसर्च होती है आपकी फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम कहते हैं मौलिक अनुसंधान। तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट टू दिया गया है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट सी। उसी तरीके से थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, रिसर्च एम एट डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट, मतलब ऐसे रिसर्च, ऐसी अनुसंधान जिसका एम यही है कि हम किसी ऐसे मामले को, किसी एक अफेयर्स है उसको, एक स्टेट ऑफ अफेयर्स है उसको हम एज इट इज, जैसा वो एग्जिस्ट कर रहा है उसको एज इट इज हम डिस्क्राइब करें। तो यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड आ रहा है, मतलब यहाँ पर हम उसको उस अनुसंधान में डिस्क्राइब करते हैं चीजों को, तो वो आपकी रिसर्च होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो यहाँ पर जो पॉइंट थ्री है उसका हो जाएगा आपका करेक्ट पॉइंट ए। तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट थ्री है उसका हो जाएगा आपका पॉइंट ए, मतलब वर्णनात्मक अनुसंधान। उसी तरीके से पॉइंट फोर देखते हैं हम, रिसर्चर यूजेस फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल एंड एनालाइज दिस, मेक अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिसर्चर के पास मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल होता है, लेकिन उसी मटेरियल का यूज कर वो फैक्ट्स जानना चाहते हैं। यानी यहाँ पर रिसर्चर के पास सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होती है, उसे रिसर्चर प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर देखते हैं कि वो रियलिटी में वो चीज हैपन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ऐसा सिर्फ और सिर्फ हम एनालिटिकल रिसर्च में करते हैं, मतलब विश्लेषणात्मक अनुसंधान में करते हैं। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन फोर है या इसका करेक्ट हो जाएगा पॉइंट बी। तो याद रखिए, एनालिटिकल रिसर्च ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में ज्यादातर करके यूज की जाती है, जिसमें आपके पास थ्योरी, मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, लेकिन आप क्या करते हो उसमें एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखते हो कि वो चीज टेस्ट जो हम कर रहे हैं वो रियलिटी में वैसा एग्जिस्ट हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमने सारे ऑप्शंस, सारे पॉइंट जो दिए गए थे उनका सारे करेक्ट डेफिनेशन मार्क कर दिए कि कौन से रिसर्च की कौन सी डेफिनेशन है। सो ये ऑर्डर अगर आप देखते हो तो हमें ऑप्शन बी में गिवन है, so इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूर्व निर्धारित प्रश्न जो उत्तर देने के केवल कुछ वैकल्पिक तरीकों की अनुमति देते हैं कहलाते हैं। Predetermined questions which allow only a few alternative way of answering is called। इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि प्री डिटरमाइंड होते हैं, मतलब ऐसे प्रश्न जो हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, जो पहले से ही हम तैयार कर लेते हैं उन प्रश्न को, जिससे कि आपके पास कुछ क्वेश्चन के आंसर्स के लिए कुछ आपके पास ऑल्टरनेटिव वे होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन जिसको आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनको आप पहले से ही प्रिपेयर कर लेते हो, जिसको आप पहले से ही बना लेते हो, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। याद रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है, जब भी आपको प्रश्न में ऐसा पूछा जाता है कि ऐसे प्रश्न जो आप पहले से ही उसकी आप तैयारी करते हो, पहले से ही उसको आप डिसाइड कर लेते हो कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप रिसर्च कंडक्ट करवा रहे हो, आप रिसर्चर हो, आप शोधकर्ता हो, तो आप क्या कर रहे हो, आपको ये देखना है कि पर्टिकुलर जो आप जैसे मानोगे कोई होटल है, उस होटल का आपको फीडबैक चाहिए, कोई या फिर कोई ऑनलाइन सर्विस है, आपकी ऑनलाइन कोई वेबसाइट है, उससे अगर लोग कोई चीजें परचेस कर रहे हैं तो उसका आपको फीडबैक फॉर्म देना है। सो फीडबैक फॉर्म में जैसे आप देखते होंगे तो वहाँ पर हर एक क्वेश्चन पहले से ही लिखे होते हैं और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस में से टिक मार्क करना होता है। सो यहाँ पर आपको कोई एक ही विकल्प पर टिक मार्क करना होता है जो कि सही होता है।
जिस तरीके से आपको फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है आपके एग्जाम में जैसे ऑनलाइन सॉरी एग्जाम में जैसे आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, आपको एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न आपके, जिसमें पहले से ही सारे प्रश्न डिसाइडेड होते हैं, एग्जामिनर आपको पहले से ही सारे प्रश्न डिसाइडेड होते हैं एग्जामिनर के, लेकिन आपको ऐसा ही विकल्प चूज करना होता है, आपको ऐसा ही विकल्प चुनना होता है जो कि एक ही सही उत्तर होगा उसका। तो मतलब ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर जिसका एक ही सही आंसर होता है, और वो क्वेश्चन आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो, आप ये कर लेते हो कि आप पहले से ही उस प्रश्न को डिसाइड कर लेते हो, बता देते हो कि आप पहले से ही सारा डिसाइड कर लेते हो और उसका आंसर कुछ एक ही होने वाला है। तो उसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। जब भी स्ट्रक्चर्ड आता है मतलब पहले से ही डिसाइड कर लेते हो, उसका एक पहले से ही आप एक मैनर बना लेते हो, सिस्टमैटिक वे में उस क्वेश्चन को बना लेते हो पहले से ही। सो उसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर्ड प्रश्न। सो इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। अब जो इनकरेक्ट विकल्प है उन्हें भी हम एक एक बार देख लेते हैं। सो क्लोज एंडेड अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन मतलब क्लोज एंडेड अनस्ट्रक्चर्ड प्रश्न, ये प्रश्न कैसा होता है, ये क्लोज एंडेड हो गया, मतलब ये इसी टाइप के होंगे, एमसीक्यूज टाइप के हो सकते हैं, आपके यस नो टाइप हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब यहाँ पर उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। यहाँ पर रिसर्चर जो होते हैं आपके शोधकर्ता पहले से कुछ डिसाइड नहीं करते कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, पहले से कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है जो विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी डाइकोटोमस क्वेश्चंस, जिसे हम कहते हैं द्विबीजपत्री प्रश्न। तो डाइकोटोमस का मतलब क्या होता है, डाइकोटोमस का मतलब होता है ऐसी थिंग जिसे हम टू पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं, उसे हम कहते हैं डाइकोटोमस क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसे हम टू पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं उसको आप पहले से ही प्री प्लान बोलोगे या फिर पहले से आप सोच लेते हो, इससे कुछ क्वेश्चन का कोई लेना देना ही नहीं है इस ऑप्शन का, बस ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है इस प्रश्न में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डाइकोटोमस का मतलब होता है कि किसी भी आप ऐसी चीजें, ऐसी थिंग जिसे आप दो चीजों में डिवाइड कर लेते हो उसे हम कहते हैं डाइकोटोमस। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसमें रिसर्चर इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं, इंटरव्यूज के थ्रू एक्सपर्ट्स होंगे उनका ओपिनियन जानेंगे, जिसमें रिसर्चर को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलेंगे, यस नो टाइप के फॉर्म में रिसर्चर को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो याद रखिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस में रिसर्चर को वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में रिस्पॉन्डेंट से रिस्पॉन्स मिलता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का ये भी सही विकल्प नहीं होगा। इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है विकल्प बी क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर्ड प्रश्न, क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। अगला प्रश्न द रिसर्च हाइपोथेसिस, अनुसंधान परिकल्पना। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि अनुसंधान परिकल्पना की परिभाषा हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, मतलब अनुसंधान परिकल्पना की हमें डेफिनेशन किस ऑप्शन में दी गई है, हमें यह पता लगाना है इस प्रश्न में। सो हम एक एक कर सारे विकल्प देखेंगे और पता लगाएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो जिससे कि यहाँ पर हमें रिसर्च हाइपोथेसिस की डेफिनेशन पूछी गई, मतलब अनुसंधान परिकल्पना की डेफिनेशन पूछी गई। सो रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है, बेसिकली अगर आप एक डेफिनेशन देखोगे, आप परिकल्पना की एक परिभाषा देखोगे तो बताती है परिकल्पना ये कि आपका जो भी रिसर्च होता है, रिसर्च में जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स के बीच में जो आपकी हाइपोथेसिस होती है ये कुछ प्रिडिक्शन का काम करती है, मतलब एक भविष्य बताने का काम करती है कि आपकी जो नॉलेज होती है, नॉलेज के बेसिस पे ऐसा हो सकता है, आप ये प्रिडिक्ट करते हो, मतलब आप बताते हो कि इन वेरिएबल्स के बीच में ऐसा रिलेशन हो सकता है और आप उसी स्टेटमेंट को आप आपके रिसर्च में टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। सो ये होती है आपकी हाइपोथेसिस, ये होती है आपकी परिकल्पना की परिभाषा। अब हम एक एक करके सारे विकल्प देखेंगे और पता लगाएंगे कि इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या होगा। सो ऑप्शन ए hypothesis must contain at least one independent variable and one dependent variable. yes, hypothesis क्या हो सकता है, जिसमें आपके एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि एक और कोई दो चीजों के बीच में, कोई दो वेरिएबल के बीच में ही आप प्रिडिक्शन लगा सकते हो कि इसके बीच में ऐसे कुछ रिलेशन हो सकते हैं इन दोनों वेरिएबल के बीच में, मतलब कम से कम एक स्वतंत्र और एक आश्रित चर होना चाहिए आपके हाइपोथेसिस के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल होंगे, एक होगा मेरा प्लांट और एक होगा वाटर।
तो यहाँ पर दो वेरिएबल होंगे, एक होगा प्लांट एंड एक वाटर। सो मैं क्या कहूंगी कि प्लांट और वाटर के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। अगर प्लांट को मैं वाटर ज्यादा दूंगी तो हो सकता है प्लांट की ग्रोथ ज्यादा हो। सो यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल है और इन दोनों वेरिएबल के बीच में मैं कुछ रिलेशन देख रही हूँ। सो एक इंडिपेंडेंट होगा इनमें से और एक डिपेंडेंट होगा। ओके, सो यहाँ पर जो आपको विकल्प ए दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी भी देखते हैं हम। इज अ प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट दैट रिलेट्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टू डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक भविष्य कहलाने वाला कथन है जो एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर के जोड़ता है। यस, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन के बारे में प्रिडिक्शन लगाते हैं। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, उनके बीच में हम कुछ प्रिडिक्शन, कुछ भविष्यवाणी करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये भविष्यवाणी करी कि हो सकता है अगर मैं वाटर ज्यादा दूं तो इस प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो सकती है। यहाँ पर मैं कंफर्म नहीं करी कि वाटर आप ज्यादा दोगे तो ही प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होगी, मैंने बोला हो सकता है, यहाँ पर मैं भविष्यवाणी कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो आपको विकल्प भी दिया गया है ये भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी और विकल्प सी, hypotheses are predictive statements which are to be objectively verified or the relationship that are assumed that to be tested। मतलब यहाँ पर जो आपका विकल्प सी बता रहा है, ये बता रहा है आपने जो भी भविष्यवाणी की थी, जो भी कथन के बारे में भविष्यवाणी की थी आपने, आप उससे क्या करते हो, आप उसका परीक्षण करते हो आपके रिसर्च में। यस, मैंने यहाँ पर प्रिडिक्शन जो करा था, मैंने जो यहाँ पर गेसेस करा था, मैंने ये कहा था कि हो सकता है अगर मैं वाटर ज्यादा दूं प्लांट की तो प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होगी। तो ये मेरा प्रिडिक्शन था। अब मैं इसी प्रिडिक्शन को मेरे रिसर्च में, मेरे अनुसंधान में मैं इसको टेस्ट करूंगी। मैं अपनी उसी भविष्यवाणी को अपने शोध में उसका परीक्षण करूंगी, मतलब उसको टेस्ट करूंगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिया गया है ये भी आप कह सकते हो, ये भी आपके रिसर्च हाइपोथेसिस की डेफिनेशन होंगी। मतलब आपका जो विकल्प सी दिया गया है तो इसमें भी आप कह सकते हो कि ये आपके अनुसंधान परिकल्पना की परिभाषा होगी। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपका विकल्प ए बी सी तीनों भी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकल्प डी, ये सभी ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न, व्हाट इज रिसर्च डिजाइन, अनुसंधान डिजाइन क्या है। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि अनुसंधान डिजाइन क्या होती है। मतलब रिसर्च डिजाइन की बेसिकली हमें डेफिनेशन पता लगाना है। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि अनुसंधान डिजाइन की परिभाषा क्या होगी। याद रखिए रिसर्च डिजाइन रिसर्चर्स कब रिसर्च डिजाइन स्टेप को फॉलो करते हैं। याद रखिए स्टेप्स ऑफ रिसर्च में आप सबसे पहले क्या करते हैं, आपका रिसर्च की प्रॉब्लम डिसाइड करते हो। मतलब आपका जो रिसर्च है उसका क्वेश्चन आप डिसाइड करते हो। सबसे फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आप आपके रिसर्च को प्रॉब्लम डिसाइड करोगे, किस स्टेप पे आपको रिसर्च परफॉर्म करना है। देन उसके बाद सेकेंड स्टेप में रिसर्चर जो शोधकर्ता होते हैं ये आपकी उनकी रिसर्च डिजाइन डिसाइड करते हैं। रिसर्च डिजाइन क्या होता है, रिसर्च डिजाइन में बेसिकली जो रिसर्चर होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी रिसर्च को किस तरीके से परफॉर्म करने वाले, अपने रिसर्च में वो क्या कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करने वाले, कैसे उस रिसर्च को वो परफॉर्म करेंगे। जैसे रिसर्चर को किस पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करना, उनकी कुछ भी प्रॉब्लम होंगे, कुछ प्रॉब्लम है मतलब डिसीज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होंगे, उस डिसीज के अगेंस्ट उन्हें ड्रग फॉर्म करना होगा। तो ये रिसर्चर यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले रिसर्चर ये डिसाइड करेंगे कि उनको कहाँ की पॉपुलेशन पर स्टडी करना है। रिसर्च अपने रिसर्च डिजाइन में ये लिखेंगे कि उनको कहाँ की पॉपुलेशन पर स्टडी करना है, किस पॉपुलेशन पर स्टडी करना है, मैं कौन सा एरिया सिलेक्ट करूंगा, मैं किस एरिया को चुनूंगा स्टडी करने के लिए, फिर उसके बाद किन किन लोगों को मैं अपनी स्टडी में इंक्लूड करूंगा, फिर मैं किस तरीके से अपने सैंपल्स को सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं किस तरीके से उनसे डेटा कलेक्ट करूंगा, फिर मैं उस डेटा को किस तरीके से एनालाइज करूंगा। तो ये जो सारे स्टेप है, मतलब जो रिसर्चर करने वाले होते हैं अपने रिसर्च में, जो आगे फ्यूचर में वो जिस तरीके से अपने रिसर्च को परफॉर्म करते हैं, ये सारा रिसर्चर अपने रिसर्च डिजाइन में लिखते हैं। याद रखिए रिसर्च डिजाइन में बेसिकली जो रिसर्चर अपने शोधकर्ता जो है ये एक प्लानिंग करते हैं। यहाँ पर इस स्टेज में सारी प्लानिंग होती है कि अपने रिसर्च को जो रिसर्चर है किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं। मतलब रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से वो प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं, किस तरीके से वो डेटा कलेक्ट करने वाले, किस तरीके से वो डेटा को एनालाइज करने वाले, ये सारी चीजें रिसर्चर अपने रिसर्च डिजाइन में बता देते हैं। बेसिकली रिसर्च डिजाइन में हम आप कह सकते हो कि रिसर्च डिजाइन में आपके जो शोध करते हैं प्लानिंग करते हैं। और याद रखिएगा रिसर्च डिजाइन को हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
रिसर्च डिजाइन को ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि रिसर्च डिजाइन को हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। सो आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जा सकता है, व्हाट इज ब्लूप्रिंट। सो रिसर्च डिजाइन को ही हम ब्लूप्रिंट कहते हैं, जिसमें हम सारी चीजें मतलब आपके जो शोध करते हैं वो सारी प्लानिंग कर लेते हैं। सो उसी तरीके से अगर आप ऑप्शंस देखोगे, अगर आप विकल्प देखोगे, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि बता रहा है अ फ्रेमवर्क ऑफ फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। मतलब आप आपके रिसर्च में हर एक चीज किस तरीके से करने वाले हो, हर एक स्टेज में आप किस तरीके से डेटा कलेक्ट करने वाले हो, किस तरीके से डेटा को एनालाइज करने वाले हो, उसका फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हो। फ्रेमवर्क मतलब उसको किस तरीके से करने वाले हो उसको आप बता देते हो आपके रिसर्च डिजाइन में। मतलब आपके डेटा का जो संग्रह है और विश्लेषण है, हर चरण के लिए एक आप डिसाइड कर लेते हो, आप बता देते हो हर चरण में, मतलब हर स्टेज में आप किस तरीके से रिसर्च करने वाले हो, किस तरीके से आप आपके डेटा को एनालाइज करने वाले, किस तरीके से आप आपके डेटा का विश्लेषण करने वाले, उसको कलेक्ट करने वाले, उसको जमा करने वाले, उसको इकट्ठा करने वाले हो। ये सारी चीजें आप आपके अनुसंधान के डिजाइन में बताते हो। सो इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। उसी तरीके से जो रिमेनिंग ऑप्शन से जो इनकरेक्ट है उन्हें भी हम एक एक बारी देख लेते हैं। ऑप्शन ए, द चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। मतलब यहाँ पर आप चॉइस करते हो, ये बता रहा है ये ऑप्शन कि आप रिसर्च डिजाइन में ये चॉइस करते हो कि आप के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स दोनों में से कौन से मेथड्स को यूज करेंगे। मतलब गुणात्मक और मात्रात्मक जो आपकी शोध होती है, इन शोध में से आप कौन सी शोध का यूज करोगे, आप ये बताते हो। नहीं, ऐसा नहीं करते हो, बल्कि आपकी रिसर्च की प्लानिंग करते हो। तो यहाँ पर आपका विकल्प इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प सी, द स्टाइल इन विच प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग एग्जाम्पल ग्राफ। मतलब आपने आपके रिसर्च की और रिसर्च के जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं, जो आपके परीक्षण है, आपके जो रिजल्ट आ रहा है आपके शोध के, उसके आप क्या करते हो, उससे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है आप एक ग्राफिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हो। ये बता रहा है हमें ऑप्शन सी। नहीं, रिसर्च डिजाइन में हम कोई अपने रिसर्च के फाइंडिंग्स मतलब रिसर्च के रिजल्ट को एक ग्राफिकल वे में नहीं बताते। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी है, इस प्रश्न का रॉन्ग उत्तर हो जाएगा, गलत उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मतलब आपके रिसर्च डिजाइन में सारी प्लानिंग कर लेते हो किस तरीके से डेटा कलेक्ट करोगे और एनालाइज करोगे। सो ऑप्शन बी ही इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटकों के सही क्रम की पहचान करें जो अनुसंधान के परस्पर संबंधित है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स व्हिच आर इंटररिलेटेड इन रिसर्च। सो इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि दिए गए पॉइंट्स जो हमें दिए गए हैं, कुछ स्टेप्स दिए गए हैं रिसर्च के। बेसिकली यहाँ पर हमें रिसर्च के स्टेप्स दिए गए हैं। सो रिसर्च के इन स्टेप्स को हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब आपकी जो शोध है, शोध में हम जिस तरीके से सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, सारे जो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं वन बाय वन, उन्हें हमें एक सही क्रम में अरेंज करना है। सो याद रखिएगा, जैसे हमें यहाँ पर पॉइंट्स में दिए ही, इस सारे पॉइंट्स को हम एक एक कर इस देखेंगे और इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे और पता लगेगा कि हमें किस प्रश्न में सही विकल्प दिया गया है। जैसे यहाँ पर पॉइंट ए बता रहा है ऑब्जर्वेशन, then hypothesis making, development of concepts, deducing the consequence of theories, methods of employed to obtain them. So याद रखिए, इन सारे स्टेप्स में आप पहले तो आपका टॉपिक होता है, वो हमें गिवन नहीं है, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस मेक करते हो। सो हाइपोथेसिस मेकिंग मतलब परिकल्पना बनाना ही आपका पहला स्टेप हो जाएगा। परिकल्पना क्या होता है कि आप गेस करते हो, आपका जो भी टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ गेस करोगे कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। सो आप यहाँ पर हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, हाइपोथेसिस बनाते हो। हाइपोथेसिस बनाने के बाद आप क्या करोगे, उस हाइपोथेसिस को आप हाइपोथेसिस बनाने के बाद आप कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करोगे उस हाइपोथेसिस से रिलेटेड। जैसे हाइपोथेसिस आपने बना लिया कि हो सकता है कि वाटर ज्यादा देने से प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो, ये मैंने एक हाइपोथेसिस बना ली। अब मैंने तो हाइपोथेसिस बना ली, लेकिन मैंने जो हाइपोथेसिस बनाई है, मैंने अपने जो मुझे नॉलेज है थोड़ी बहुत जिस फील्ड में, उसके बेसिस पर मैं हाइपोथेसिस बनाऊंगी। और फिर हाइपोथेसिस बनाने के बाद मैं उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स डेवलप करूंगी कि मैंने किस कॉन्सेप्ट से, किस बेसिस पे मैंने ये हाइपोथेसिस डेवलप किया, इसके पीछे कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो सेकेंड स्टेप में हम कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। सो यहाँ पर डेवलपिंग कॉन्सेप्ट, अवधारणाओं का विकास, ये आपका सेकेंड स्टेप में आ जाएगा। देन
थर्ड स्टेप में आपने कॉन्सेप्ट डेवलप किया, आपने कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट की रही, फिर उसके बाद आप उसे ऑब्जर्व करोगे, मतलब आप उसका अवलोकन करोगे, उसे ऑब्जर्व करोगे, आप उसे एनालाइज करोगे। सो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये आपका थर्ड स्टेप आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन के बाद आप देखोगे कि आपने किस तरीके से आप थ्योरी को आपने डेवलप करोगे, आप आपकी थ्योरी जो है उसको प्रूफ करने की कोशिश करोगे। डिड्यूसिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ थ्योरीज का बताओगे कि आपकी जो थ्योरीज है आप ऑब्जर्व करोगे और थ्योरीज आप उसके बेसिस पर डेवलप करोगे। मतलब मैंने यहाँ पर पहले ये देख लिया कि मैं देखूंगी कि ये रिलेशन बिटवीन में हो सकता है, मेरी हाइपोथेसिस मैंने ऐसे बनाया था कि हो सकता है अगर मैं प्लांट को प्लांट को वाटर ज्यादा दूंगी तो हो सकता है प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो। तो इसके बेसिस पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट करूंगी, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगी, इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे हम कि किस बेसिस पर हमने ये हाइपोथेसिस ले डाउन करा। देन उसके बाद जो भी हमने कॉन्सेप्ट लिया है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन के बाद हम थ्योरीज को डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर जो डिड्यूसिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ थ्योरीज ये आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। देन फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा कि आप उसके बाद उसके मेथड्स बताओगे, किस मेथड्स पे आपने ये थ्योरीज को ऑब्टेन करा है, किस मेथड्स पे आपने ये थ्योरी को जनरेट करा है, बनाया है। सो यहाँ पर आपका ये जो है फिफ्थ पॉइंट 50 हो जाएगा। सो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, और इस प्रश्न का हमें जो सही ऑर्डर दिया गया है ये ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सह संबंधी विश्लेषण का प्रमुख विशेषता का पता लगाना है। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोरिलेशनल एनालिसिस इज सीक टू आउट। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि कोरिलेशनल एनालिसिस का मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब आपके सह संबंधी विश्लेषण का प्रमुख विशेषता क्या है, हम क्यों कोरिलेशनल एनालिसिस करते हैं, और हम उससे कैरेक्टरिस्टिक बताना है, मतलब उसकी हमें बेसिकली यहाँ पर हमें कोरिलेशनल रिसर्च से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है। सो कोरिलेशनल रिसर्च में जैसे हम कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं, सो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, हम वेरिएबल्स के बीच में क्या देखते हैं बेसिकली कोरिलेशनल रिसर्च में और कोरिलेशनल एनालिसिस में। तो जैसे कि हमें पता है जो हमारी कोरिलेशनल रिसर्च है इसमें हम वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल बी है, सो इन दोनों वेरिएबल के बीच में हम रिलेशन देखते हैं। लेकिन हम ये तो देखेंगे कि वेरिएबल ए और वेरिएबल बी के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, और उसी के साथ साथ कोरिलेशनल एनालिसिस में अगर हम कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स का एनालाइज करें, उनको हम ऑब्जर्व करें, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि एक वेरिएबल बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है। अगर एक वेरिएबल बढ़ाने से दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है, तो अगर दोनों भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जाते हैं तब हम उसे कहते हैं ये परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है, इनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है क्योंकि एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है। उसी तरीके से हम ये भी पता लगाते हैं कि एक घटने से दूसरा क्या घट रहा है या फिर एक बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है। अगर एक घटने से दूसरा बढ़ रहा है मतलब एक कम होने से दूसरा वेरिएबल ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन है। ओके, याद रखना है आपका, अगर दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, और दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन है वेरिएबल्स के बीच में। तो बेसिकली हम वेरिएबल्स के बीच में संबंध बताते हैं, उनके बीच में कैसा संबंध है, वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, क्या एक को कम करने से दूसरा कम हो रहा है या फिर एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है, यही हम हमारे कोरिलेशनल रिसर्च में फाइंड आउट करते हैं। और इसी चीज को हम कहते हैं कोरिलेशन एनालिसिस, क्योंकि हम यहाँ पर वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं कि मैं अगर वेरिएबल ए को बढ़ाती हूँ सो वेरिएबल बी पे से क्या असर हो रहा है, इसका क्या इफेक्ट हो रहा है कि ये भी बढ़ रहा है या फिर ये घट रहा है। ये बेसिकली हम कोरिलेशनल एनालिसिस में कोरिलेशनल रिसर्च में करते हैं, और इसी तरीके से हम कोरिलेशनल एनालिसिस करते हैं, मतलब कोरिलेशनल रिसर्च में चीजों को एनालाइज करते हैं, वेरिएबल्स को बेसिकली एनालाइज करते हैं। सो याद रखिए, हम कोरिलेशन एनालिसिस का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि उसमें हम वेरिएबल के बीच में कैसा एसोसिएशन है ये देखते हैं, मतलब एसोसिएशन अमंग वेरिएबल, मतलब चर के बीच में कैसा संबंध है कि एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़ रहा है, एक दूसरे से उनके संबंध कैसे, उनका रिलेशन कैसा उनके बीच में, ये हम पता लगाते हैं हमारे कोरिलेशनल एनालिसिस में। और कोरिलेशनल एनालिसिस का मेजर कैरेक्टरिस्टिक यही होता है कि वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन देखना कि एक दूसरे को कैसे कनेक्टेड है, उनका संबंध कैसा है, चर के बीच का संबंध कैसा है।
तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। उसी तरीके से हम रिमेनिंग ऑप्शंस भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दिया गया है डिफरेंस अमंग वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स के बीच का डिफरेंस। हम बेसिकली डिफरेंस नहीं देखते, हम उनका बीच में संबंध देखते हैं, उनके बीच का अंतर नहीं देखते, हम चरों के बीच का अंतर नहीं देखते हैं, हम बस ये देखते हैं चरों के बीच में कैसा संबंध है, क्या एक को बढ़ाने से दूसरा घट रहा है, फिर दूसरे को बढ़ाने से दूसरा बढ़ ही रहा है, हम ये देखते हैं, बेसिकली डिफरेंस नहीं देखते। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प बी वेरिएशन अमंग वेरिएबल्स, मतलब चर के बीच भिन्नता, मतलब वेरिएशन मतलब कैसे वो वेरी कर रहे हैं एक दूसरे से, उनमें क्या वेरिएशन, एक दूसरे से वो कैसे अलग हो रहे हैं, ये नहीं हम देखते, हम देखते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी एसोसिएशन अमंग वेरिएबल, चरों के बीच संबंध। अगला प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक विथ योर प्रिपरेशंस।